फंडामेंटल है, आपको फिर से क्लोज्ड मेश लेना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड मेश ही दिख रहा है और टोटल करंट क्योंकि सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं तो करंट आई ही रहेगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। करंट जो होगा वो कितना रहेगा आपका आई ही रहेगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। 18 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, ये 38, तो 38 into I, मान लीजिए इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका 38 का, ठीक है, इक्वल्स टू यानी I आप जो होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ के होगा। तो ये कितना है 200 और ये कितना है आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ से जब आप जा रहे हो, हमने इसके क्रॉस किया तो यहाँ से चले तो ये तो पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, यहाँ से गए इसमें तो यहाँ पर ये नेगेटिव मिल गया और यहाँ पर जब यहाँ से चले आई लेकर के तो इधर भी आई गया, इधर भी आई गया, इधर भी आई आया, इधर भी आई आया, तो ये 38 आई हो गया। कितना हो गया 38 आई इक्वल्स टू 190, आई इक्वल्स टू 190 डिवाइडेड बाय 38, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। काम खत्म। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा एक कॉमन सा फंडामेंटल है आपके पास, आपने सिर्फ उसी पे चीजों को अप्लाई किया, सीधे सीधे आपको आपका रिजल्ट मिल गया, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ से आई करंट क्योंकि मोर इफेक्टिव कौन था 200 वोल्ट, तो यहाँ से 200 वोल्ट के पॉजिटिव से आपने करंट को फ्लो कराया 10 वोल्ट तक, यहाँ तक गए, यहाँ से फिर से आई निकलेगा, आई इधर से आएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 200 पॉजिटिव का था, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 38 I equals to 200 पॉजिटिव का और यहाँ पर रिलीजिंग पॉइंट कितना था नेगेटिव में, तो 100 200 माइनस 110 करेंगे 190 आएगा, सीधे सीधे आपने डिवाइड किया 5 एम्पीयर। चलिए एक दूसरा लेते हैं। देखिए अगला आपको दिया जा रहा है, रफ कर रहे हैं बेटा इसे, ये तो सबसे इजीएस्ट पार्ट था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक दो तीन, ये रहा x, ये रहा y, 2 वोल्ट 1 वोल्ट 4 वोल्ट, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 1 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। 3 बैटरीज हैं ए बी सी, ए बी एंड सी, रेजिस्टेंसेस हैं 4 ओम 3 ओम एंड 2 ओम, 4 ओम 3 ओम एंड 2 ओम। अब आपसे कहा जा रहा है 3 batteries this with internal resistance इतना 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 respectively are arranged in parallel, find the current through each battery, current through the each battery। तो चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव करंट किधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे यहाँ से आपका करंट निकलेगा आई, कितना निकलेगा आई, ठीक है, यहाँ से कितना करंट निकलेगा आई, यहाँ पर जाएगा बेटा, ये क्या करेगा दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा दो पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है,
यहाँ से ये आई जाएगा, इधर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, I1 और I2 में, ठीक है। इधर से भी I2 जाएगा, इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 रहेगा, इधर से I1 रहेगा, और यहाँ पर मिल करके फिर से ये क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर से इधर क्या आएगा, I ही तो आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम मैश अलग अलग लेते हैं, अलग अलग मैश को लेकर के चलेंगे तो कैसे होगा। देखिए सबसे पहली चीज जो हमने पिक की है वो है एट जंक्शन X। आप क्या देख रहे हो, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। एट जंक्शन X क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2, ठीक है ना। किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगा दिया यहाँ पर, जंक्शन 1 पे आपने क्या कर दिया, I1 और I2 को आपस में इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद देखिए अगला आपको दिया जा रहा है CX BYC में, CX BYC में इन मैश CX BYC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया आपने, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, I1 3I1 प्लस 2I इक्वल्स टू 4 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, I की जगह पे रखेंगे, I कितना है, I1 प्लस है तो 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 3। सॉल्व हो जाएगा 3I1 प्लस, तो I1 मिलकर के हो जाएगा 5I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा। अब उसके बाद ये ले लो AYBXA इन मैश AYBXA, ठीक है ना। इस मैश में चलोगे तो कहां से चलोगे बेटा, यहां से चलोगे तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो कि पॉजिटिव में। तो यहां पर देखो बेटा आप इधर जा रहे हो तो 4I2, यहां पर आओगे तो -3I1, और यहां से चले तो पॉजिटिव से चले इक्वल्स टू 1 माइनस, यहां पर माइनस में -2, तो 4I2 -3I1 इक्वल्स टू -1। बेटा ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लो। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही I1 और I2 की वैल्यू निकालोगे, इमीडिएट आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, I1 प्लस I2 से। करना क्या है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 5 से, या फिर चाहो तो इस इक्वेशन को I2 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर I2 के लिए चाहो इसे देखो, पहला इक्वेशन क्या रहा आपके पास, इक्वेशन 1 को I2 ये रहा, I2 ये रहा, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड इक्वेशन को। तो 10I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 6, और सब्ट्रैक्ट करो 4I2 माइनस 3I1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -1। सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस प्लस प्लस, बेटा ये कैंसिल हो गया, आया 13I1 इक्वल्स टू 7। तो I1 इक्वल्स टू 7 बाई 13 एम्पीयर। I1 की वैल्यू आ गई बेटा, बिल्कुल आ गई। जब I1 की वैल्यू मिल गई तो पुट कर दो कहीं इस पे, हम यहाँ पर पुट करते हैं 5 into 7 by 13 plus 2I2 equals to 3। सॉल्व करो, 35 by 13 equals plus 2I2 equals to 3। सॉल्व करिए, 2I2 equals to 3 minus 35 by 13, 39 minus 35 upon 13, तो 2I equals to हो जाएगा 4 by 13। कैंसिल करो 2, तो I equals to मिल गया 2 by 13, I2 equals to 2 by 13 एम्पीयर। बेटा ये आ गया। अब फाइनली आपसे पूछा गया I की वैल्यू कितनी होगी, तो I equals to I1 plus I2। तो I1 कितना है आपके पास,
7/13 प्लस 2/13, यहाँ पर ये हो गया आपके आई की वैल्यू, ये क्या हो गई आपके आई की वैल्यू, क्या हो गई आपके आई की वैल्यू, तो ये आपके पास रहा 9/13 एम्पियर का रिजल्ट, प्लीज नोट इट आउट। इसके तुरंत बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने चल रहे हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लिए सभी लोग? चलिए देखिए, अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे चल रहे हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि है क्या। फिर इसके 3 डिफरेंट केसेस अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देते हैं, मतलब वो लगते नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे एक्चुअल लाइफ में आपके जो कंपटीटर्स होते हैं वो लगते नहीं है कंपटीटर्स से, ठीक है ना, लेकिन आपकी प्रोग्रेस से जलता हर कोई है। तो चलिए देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it is based on the principle of किरचॉफ्स लॉ। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? किरचॉफ्स लॉ के प्रिंसिपल पे। किस पे बेस्ड है? किरचॉफ्स लॉ। इसमें क्या बताया गया? इट इज अ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन सच नल पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो इसमें होता क्या है बेटा, बेटा अगर 4 रेजिस्टेंसेस को आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, P Q R S को, ये P रहा, ये Q रहा, ये R रहा और ये S रहा, इनके एक डायगोनल पे, मतलब आपने
करंट, यानी गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट पे है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। लिख रहा हूं, इट इज द network of four resistances P, Q, R and S in such a manner they are connected at four sides of parallelogram and at one of its diagonal galvanometer and on other diagonal बैटरी इज कनेक्टेड। इस तरीके से इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, इट इज द नेटवर्क ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस PQRS, ठीक है ना। ये जो है वो नेटवर्क है फोर रेजिस्टेंसेस PQRS का। in such a manner in such a manner they are connected in four sides of parallelogram and at one of its diagonal galvanometer and on other diagonal battery। एक डायगोनल पे galvanometer और दूसरे डायगोनल पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब इसी में कह रहे हैं if galvanometer is at null point means Ig यानी उससे जो करंट जाएगा वो जीरो होगा। in that condition P by Q must be equals to R by S। अब चलिए यहाँ पर नेमिंग करते हैं, ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा, ये D रहा, ठीक है ना। A B C and D। तो चलो देखो बेटा, इसका डेरिवेशन हम करते हैं। इसमें कुछ केसेस भी होंगे। पहला केस ये है, उसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहला केस क्या है, फर्स्ट केस P by Q। देखो यहाँ पर आपने क्या बताया, A B C D दिया। अगर P by Q is greater than R by S, P by Q is greater than R by S, तो बेटा P is at higher potential than D। जो आपका B होगा वो D की कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल पे होगा। और इसी को रिवर्स कर दें, if P by Q is less than R by S then B is at lower potential than D, ठीक है ना। नोट करो तो बेटा, इसका डेरिवेशन लगे हाथ यहीं पे कर लेंगे हम, बहुत भटकेंगे नहीं। जल्दी से नोट करिए इसे, मतलब समझो इसको, पहले नोट करो तो फिर बताते हैं ये है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज को व्हीटस्टोन ने रिप्रेजेंटेट किया था। कहा था अगर आपके पास फोर रेजिस्टेंसेस इस तरीके से हैं कि वो किसी पैरेललोग्राम की साइड्स में अटैच्ड हैं, उनके एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर है और दूसरे डायगोनल पे बैटरी जुड़ी हुई है। अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है तो P by Q must be equals to R by S। दोनों ही सेम पोटेंशियल पे होंगे और उनका रेशियो रेजिस्टेंसेस का जो होगा दैट मस्ट बी सेम। लेकिन अगर P by Q is greater than R by S तो बेटा ऊपर वाला पोटेंशियल हायर होगा, नीचे वाला लोअर होगा। और P by Q is less than R by S तो नीचे वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऊपर वाला पोटेंशियल कम होगा। इट मस्ट बी मेड इट श्योर, प्लीज नोट इट डाउन। नोट करिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। डेरिवेशन भी है इसका।
चलिए देखिए इसका डेरिवेशन। करना कुछ नहीं है, बस किरचॉफ के सेकंड रूल को लीजिए। देखो यहाँ से आई करंट चलेगा, यहाँ तक आई रहेगा, यहाँ पर जाकर के ये I1 हो जाएगा, यहाँ पर ये I2 हो जाएगा, इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर IG आ जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जी मान लो कि IG जा रहा है, तो यहाँ पर I1 है तो ये हो जाएगा I1 है, ये हो जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है। और यहाँ पर IG आएगा, यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा I2 प्लस IG, ठीक है। और यहाँ पर ये सब ये I2 प्लस IG होगा, और यहाँ पर क्या होगा I माइनस IG, यहाँ पर मिलकर के ये फिर से कितना हो जाएगा I। देखिए पहले लिखिए इन मेस ABDA में जब आप लेकर चलेंगे तो देखो I1P यहाँ पर आएंगे प्लस IGG, क्यों, क्योंकि जिधर आप चल रहे हो उसी के सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, माइनस I2R। और कोई पोटेंशियल है क्या पूरे में? कहीं पे कोई पोटेंशियल नहीं है, जब कोई पोटेंशियल नहीं है तो इक्वल टू लगा दीजिए 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा I1P प्लस IGG इक्वल्स टू I2R। अब देखो बट चलो ये इक्वेशन 1 मान लो, अगेन पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन में देखिए अगेन BCDB में इन मेस BCDB में क्या हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S, और यहाँ पर माइनस IG इंटू G इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसको भी इधर कर दो, जो माइनस वाले टर्म है उसको इधर करिए, तो I1 माइनस IG इंटू Q, इसको इधर लेके इक्वल टू I2 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G। तो यहाँ पर ये मिला और ये मिला, ये पहला रहा, ये दूसरा इक्वेशन। देखो बट IG इक्वल्स टू क्या बताया गया, IG जो होना चाहिए वो नल पॉइंट पे होना चाहिए, तभी आपका किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो IG 0, तो ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पर ये टर्म 0, यहाँ पर ये टर्म 0, यहाँ पर ये टर्म 0, ये टर्म 0। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स I1P इक्वल्स टू I2R, ठीक है। और इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 IG हट जाएगा, तो I1Q इक्वल्स टू I2S, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, जब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में I1 से I1 कैंसिल, राइट साइड में I2 से I2 कैंसिल, P by Q इक्वल्स टू R by S। बेटा ये रहा इसका डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, इसको आप इस तरीके से ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं, इसे जल्दी से थारोली अच्छे से। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज के साथ साथ, तो इसको आप लोग इस तरीके से ड्रॉप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्लीज नोट इट आउट। नोट कर लिए आप लोग, जल्दी कर लीजिए बेटा।
अब आपको जानना है व्हीटस्टोन ब्रिज के कई और केसेस होते हैं, लेकिन उससे पहले हम मीटर ब्रिज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मीटर ब्रिज के बारे में आप सभी लोग पढ़ करके आइएगा कल की क्लास में। 2 दिन की क्लास में बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपकी फर्स्ट बुक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि स्कोरिंग कम है लेकिन थोड़ा सा लेंथी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ रहे थे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, सब में कहीं ना कुछ आपने पढ़ रखा था, इसलिए चीजें आपके लिए इजी थी। लेकिन अब जो आपको मिलेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अभी तो 2 दिन 3 दिन का टाइम है, लेकिन जो मिलेगा बेटा वो थोड़ा सा नया है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसलिए थोड़ा सा वो बच्चों को लेंदी लगता है। तो थोड़ा सा उसको आपको प्री स्टडी कर करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए सभी लोग मीटर ब्रिज को थॉरोली प्रिपेयर करके आएंगे, ठीक है ना। मीटर ब्रिज को प्लीज थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिए सभी लोग। और जहां पर जो भी दिक्कत हो, क्योंकि अभी मीटर ब्रिज इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा पोटेंशियोमीटर। कई बच्चे पोस्ट ऑफिस बॉक्स के लिए भी जाते हैं, बट बेटा दैट इज कंप्लीटली रिड्यूस्ड फ्रॉम आवर सिलेबस। 2 साल पहले ही वो कट चुका है पूरी तरीके से, तो डोंट गो फॉर इट। हाँ, उसका कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा कि वो कैसे और क्यों यूज किया जाता था, और अब उसका वर्क क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। और पोटेंशियोमीटर 3 जगह पर अलग अलग, पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस बॉक्स अलग यूज करो अलग अलग, लेकिन अब पोटेंशियोमीटर है वो खुद ही रेजिस्टिविटी को भी मेजर कर लेता है, उनके ईएमएफ को भी चेक कर लेता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी। तो जब सब चीज वो खुद से कर ले रहा है बेटा, तो हम अलग से कुछ भी करते नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बच्चों इतने पे ही ड्रॉप करते हैं, कल हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। जी आदित्य बताइए। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। बेटा कहाँ समझ में आएगा ऐसे, ठीक है ना। देखिए है क्या, जो मीटर ब्रिज अभी आपने देखा, किरचॉफ लॉ समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ, उससे रिलेटेड कुछ आपने किया बेटा घर पे अभी कि नहीं? नहीं, न्यूमेरिकल पहले नहीं जाया जाता बेटा, पहले पूरा का पूरा देखो। जैसे हमने क्या करवाया था, अलग अलग केसेस को लेकर के बताया था, ठीक है ना, एप्लीकेशन में। वैसे ही आप खुद से इक्वेशन बनाना सीखिए। जब आप इक्वेशन के लिए हैबिचुअल हो जाओगे बेटा, तो फिर बस उसी इक्वेशन में डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके भी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। और बेटा सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल 2 ही 3 ही चैप्टर में मिलते हैं। एक यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हो यहाँ पे, दूसरा न्यूमेरिकल मिलेगा बेटा 8th चैप्टर में, एसी अल्टरनेटिंग करंट में। और तीसरा मिलेगा बेटा आपको कहां पर, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। तो बेटा ऑप्टिक्स, एसी एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स में, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यही 3 चैप्टर हैं बेटा जिनके न्यूमेरिकल्स को समझना है, जिनसे लड़ना पड़ता है बोर्ड में बेटा। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स तो डायरेक्ट फार्मूले बेस पे आएंगे। यहीं पे कोई फार्मूला नहीं होता है, खुद से फार्मूला बिल्टअप करो, इक्वेशन बनाओ, और फिर उनकी वैल्यूज को रख करके सॉल्व करो। इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बेटा आप तो पूरी क्लास में थी ही नहीं प्रिया, बेटा समझ में कहां से आएगा। हाँ नहीं, कितने बजे बेटा ज्वाइन की? किरचॉफ्स लॉ जो है बेटा आपका, वो क्लियर हो गया था कि नहीं? किरचॉफ्स लॉ बेटा क्लियर था? आप ही से पूछता हूँ बेटा प्रिया। ये देखिए, पूछ करके गायब हो जा रही, कहाँ गई बेटा? किरचॉफ्स लॉ क्लियर है? आपकी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो इसको फिर से बता देंगे बेटा, कोई उसका बड़ा इशू थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है कि ये टॉपिक्स जो है बेटा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
देखो जैसे आपको क्या लग रहा है कि प्रैक्टिकली ये टॉपिक कंप्लीट नहीं, चाहे वो किरचॉफ्स लॉ हो, चाहे व्हीट स्टोन ब्रिज हो बेटा, अभी इसको कई बार जब तक हम रूटीन में नहीं लेकर के आएंगे तब तक बेटा ये कवर होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा वो इजीली कंप्लीट हो गया, कवर हो गया, क्यों? क्योंकि वो इजी था, ठीक है ना। थारोली चीजों को क्लियर किया गया, सब समझ में आ गया क्या कैसे हुआ, 10-20%, 25%, 25-30% बचा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 10, 20, 35 तक, 30 तक ही मैक्सिमम समझ ही में आ रहा है। तो है क्या बेटा, दिस इज फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। जब कोई चीज फर्स्ट टाइम आती है आपके माइंड में, आपके सिलेबस में, तो वो इमीडिएट माइंड में हिट नहीं करेगी बेटा ना। इट टेक्स टाइम। अभी एक बार पढ़ाया इसको, आज आप पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछोगे। अभी इसके तीन किरचॉफ जैसे हमने देखा अभी, व्हीट स्टोन ब्रिज के तीन केसेस होंगे बेटा, मतलब केसेस मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग के नहीं। उस फिगर को देखो तो सिर्फ किरचॉफ्स लॉ लगा दो, सीधे सीधे किरचॉफ्स लॉ में व्हीट स्टोन ब्रिज सीधे सीधे अप्लाई कर दो, तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी भैया, आदित्य और प्रिया। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। देखिए कोशिश करते हैं कि कल हम किरचॉफ्स लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए क्लास, नहीं परसों की क्लास हम पूरी की पूरी सिर्फ उसी पे शेड्यूल करें, मतलब आगे ना बढ़े बिल्कुल, मीटर ब्रिज और वो नहीं, उन्हीं को पहले फिर से पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाए, जिससे माइंड में ये चीजें ना रहे कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए ठीक है, परसों की क्लास में बेटा थारोली हम एक बार किरचॉफ्स लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज को पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, तो कल हम लोग मिलते हैं, परसों मिलते हैं हम लोग, कल संडे रहेगा। अगर कल कोई शेड्यूल्ड होती है क्लासेस तो आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।